अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी पास्ट पेपर्स की सीरीज चल रही है और पास्ट पेपर के अंदर हम एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 2022 से लेकर 2012 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स आए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के, वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। वो आपको लाइव स्ट्रीम में मेरी मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आप 3Ds अकेडमी पे, तो आपको लाइव में एक ही वीडियो मिलेगी और वो मेरे लाइव स्ट्रीम पे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं, नहीं तो उसकी एक अलग से वीडियो भी अपलोड की जाएगी। फिर चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स अब अपलोड किए जा चुके हैं, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। जाके आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की सीरीज में मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा जो आपको मिलेगी। आज की तरह हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो बेसिकली इसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं और इसका नाम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कोई न्यूमेरिकल पेपर के अंदर नहीं आएगा और हमारी सीरीज जो चल रही है वो तो न्यूमेरिकल्स की चल रही है। लेकिन अब चैप्टर नंबर 3 में कोई भी न्यूमेरिकल पिछले 10 सालों में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। तो न्यूमेरिकल्स ही नहीं है तो आप तो समझ सकते हैं ना न्यूमेरिकल्स की सीरीज के अंदर इसका कहां से हम क्या कुछ करेंगे। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, लेकिन 5 पेपर सीरीज के अंदर 2022 से लेकर 2012 तक इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर, ये जो थ्योरी देख रहे हैं ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये पिछले 10 सालों में 10 मरतबा आ गया। यानी कि ये थ्योरी हर साल आती है टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं और आपको उसकी शेप एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो होता क्या है कि ये थ्योरी जो आ रही है वो 10 सालों में 10 मरतबा आई है और साथ साथ में हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो पिछले 10 सालों में 7 मरतबा आया है। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो आपको मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके अंदर मैं आपको इन 2 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी कैसे कैसे पेपर के अंदर आ सकती है और आपने कैसे उसका आंसर करना है। साथ साथ में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से पेपर के अंदर आई भी है और आपने इसका आंसर किस तरह से करना है। एक और क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में 3 मरतबा आया, वो है आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरू की जो 10 मिनट होगी वीडियो, ये बेसिकली यहाँ बोर्ड पे नहीं है, मैं आपको लैपटॉप में सिखाऊंगा, लैपटॉप में पूरा करवाऊंगा। जो शुरू के 10 मिनट है मैं आपको पहले उसमें ये समझाऊंगा कि वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी 10 साल में एक्चुअली किस किस तरीके से पूछी जा रही है। तो आपको पास्ट 10 ईयर के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी किस तरह से ये पूछी जा रही है, पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन पिछले 10 सालों में किस तरह से पूछी गई है, 7 मरतबा जो पूछी गई है वो किस तरह से पूछी गई है। और आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड जो 3 मरतबा पूछा गया हमारे पिछले 10 सालों में, वो किस तरह से पूछा गया, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। तो पहले तो ये देख लीजिए, लेकिन इसको देखने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के, एक कॉपी और पेंसिल साथ में रख लें, क्योंकि अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो आपने अपने पास नोट करना है। तो पहले आप ये देख लीजिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारी पास्ट पेपर की सीरीज चल रही है और मैंने जैसे कि आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये, हम उसके अंदर पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। लेकिन बात ये कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर साल आए हैं और आज के दिन मैं उनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करवा देता हूँ। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं जरा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, 2015 के अंदर आया है, स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स लिखना है और फिर शेप ऑफ NH3 को एक्सप्लेन करना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये सवाल आपने ध्यान में रखें। तो इसके बाद इसी तरह से एक और सवाल है, एक सेकंड में, बहुत जज्बात में आगे निकल गया, वापस आते हैं, जज्बात के अंदर आगे निकल रहा हूँ, सुकून से आते हैं। यहाँ पर देखें, एक तो आपने यहाँ पर ये सवाल 2015 के अंदर गौर से देखा, स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसके मेन पोस्टुलेट्स की स्टेटमेंट लिखनी है और साथ साथ में NH3 की शेप को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अभी सिर्फ जस्ट सवाल बता रहा हूँ, समझाना नहीं शुरू कर रहा। अभी यहाँ पे इसी सवाल को दोबारा देखें, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। सेम सवाल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, उसके दोबारा से मेन पॉइंट्स या मेन पोस्टुलेट्स लिखना है। लेकिन अब की मर्तबा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। पहले पूछी थी NH3 की शेप और अब पूछिए H2O की शेप। ठीक है, दोबारा सेम सवाल 2012 के अंदर देखें, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। हमसे कहा जा रहा है कि हमने अब की मर्तबा स्टेट नहीं करना, मेन पोस्टुलेट को डायरेक्ट हमने शेप बतानी है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के अकॉर्डिंग हमने शेप बतानी NH3 की और PeCl2 की, सही ना, बेरिलियम क्लोराइड की। अब आते फर्दर और नीचे आते हैं जरा, 2012 के अंदर, 2015 के अंदर, 2013 के अंदर, 3 साल में आपने ये सवाल देखा। उसके बाद दोबारा है जरा 2022 के अंदर देखें, यहाँ पे क्या बोले, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 एंड NH3। हमें BF3 का स्ट्रक्चर समझाना है और NH3 का स्ट्रक्चर समझाना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल अब आप याद रखें। 2022 में सवाल आया है। फिर 2021 में सवाल आया है दोबारा से, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, एक ही बात है। और एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हमें मॉलिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन करनी है जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हो और जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो।
2019 में दोबारा सवाल आया है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 एंड NH3 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। कितने 6 साल हो चुके हैं। अब दोबारा 2018 के अंदर दोबारा सवाल है, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल एंड ड्रॉ द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BF3 एंड H2O ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग दोबारा शेप बतानी है किस चीज की, BF3 की और H2O की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2017 के अंदर दोबारा सवाल आया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। सही है। उसका 2016 में दोबारा सवाल आया है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। और H2O की और BeCl2 की शेप बतानी है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के ऊपर। उसके बाद दोबारा से 2014 के अंदर सवाल आया है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ BF3 एंड H2O ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल भी है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल की बात कर रहा हूँ। देखिए ये 2014 के अंदर दोबारा सवाल आया है। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसी को कहते हैं वेस्पर थ्योरी और इसी को कहते हैं EPRT। EPRT का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, इसको EPRT भी बोलते हैं। और ये कितने सालों में आया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये शॉर्ट के अंदर आया हुआ है 2015 में, 2013 में और 2012 में। आप ऊपर जाकर देख सकते हो वापसी। और लॉन्ग के अंदर ये सवाल आया हुआ है, सेम सवाल है, डिफरेंट वर्डिंग के साथ में पूछा जाता है, सेम सवाल। ये सवाल आया हुआ 2019 में, 2022 में, 2021 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में और 2014 में। यानी 7 साल लॉन्ग में आया हुआ है और 3 साल शॉर्ट में आया हुआ है। टोटल 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स में ये वाला सवाल आया है स्टूडेंट्स। तो हमने आज के दिन क्या करना है, आज के दिन हमने इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को समझना है। एक तो पहली बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज के दिन मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ाऊंगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और मैं आपको गारंटी करूँगा इंशाल्लाह ताला ये सवाल वापसी आएगा, इस साल भी आएगा, 2023 के पेपर के अंदर भी आएगा। तो हमने ये सवाल सबसे पहले करना है। उसके बाद एक सवाल हमने और करना है, वो है डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये सवाल ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी एग्जांपल के साथ बताओ। या ये सवाल पूछा जाता है एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ इथेन, इथीन या इथाइन। या फिर ये पूछा जाता है प्रेडिक्ट द शेप प्रेडिक्ट करो किस चीज की, NH3 की, H2O की, BF3 की या CH4 की या BeCl2 की अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। सही ना। मैं अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल है इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगा और ऊपर भी मैं आपको ये सवाल ग्रीन से ही हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि ये वाला सवाल एक्जैक्टली कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। तो देखें मैं आपको सवाल दिखाता हूँ ऊपर 10 ईयर में सवाल कितनी मरतबा आया है, इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। आते जरा 10 ईयर में दिखाता हूँ कोई सवाल कितनी मरतबा आया है, फिर आते जरा हम अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये सवाल आ जाए 2022 में। 2022 में हमारे पास सवाल आया है डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने समझनी है किस चीज के अंदर, C2H4 के अंदर हमने बतानी है। ये 2022 में आया है ये वाला सवाल। अब उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, तो हमारे पास ये सवाल आगे फर्दर कहाँ पे आया मैं दिखाता हूँ। ये आया हुआ 2019 में। 2019 में आया डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द शेप ऑफ इथीन। इथीन की शेप बतानी है, C2H4 की शेप, यानी कि इथीन या C2H4 की बात है, उसकी शेप बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद 2019 के बाद एक सेकंड, ये जज्बात में ना जो आगे निकलने की बात है ना हमारी, वो बड़ी खतरनाक चल रही है। वापसी लेकर आते हैं उसको नीचे। यहाँ पर देखें 2019 के बाद ये वाला सवाल आया है 2017 के अंदर। 2017 के अंदर आया है डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड राइट इट्स टाइप, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन, C2H6 इथीन, C2H4 मॉलिक्यूल। हमने इथेन की और इथीन की हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। अब देखें यहाँ पर ये 2015 के अंदर सवाल आया है डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। यानी सेम सवाल कंटिन्यूएशन के साथ में 2015 में भी आया है। अच्छा इसी तरह से अगर हम 2013 में देखते हैं तो 2013 के अंदर भी सवाल आया है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और शेप बतानी इथीन की और इथाइन मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। 4 साल तो ये हो गए। अब सिर्फ ये 4 साल नहीं है, अब और दिखाता हूँ आपको फर्दर 2 मिनट। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 2014 के अंदर BF3 की शेप और H2 की शेप को इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है। ये हो गए कितने 5 साल हो गए। 2016 में देखें, 2016 में हमें H2O की शेप और BeCl2 की शेप ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के अकॉर्डिंग बतानी है और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अकॉर्डिंग भी बतानी है। 2016 के अंदर भी ये सवाल आया है। ठीक है। अच्छा इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2019 में देखें। 2019 में वही सवाल जो आपसे BeCl2 और NH3 की शेप जो है वो पूछी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के अकॉर्डिंग, वही यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अकॉर्डिंग भी पूछी है। यहाँ पे BF3 की और NH3 की शेप जो है जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के अकॉर्डिंग पूछी है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अकॉर्डिंग पूछी है, यानी दोनों सवाल एक साथ। तो अगर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी ये पूरा का पूरा भरा हुआ है सिर्फ इन्हीं 2 सवालों से। 2 सवालों से ही पूरा सेक्शन सी निकल जाएगा आपका, एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। तो आइए जरा इसको समझेंगे। बाकी ये जो सवाल छोटे छोटे आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये थ्योरी की क्वेश्चन है, ये आप खुद से याद कर लेंगे। डिफरेंस देखें, कोवेलेंट बॉन्ड और उसका आयनिक कैरेक्टर, इसको मैं एक काम करता हूँ दूसरे, कोवेलेंट बॉन्ड और उसका आयनिक कैरेक्टर, ये आप थ्योरी का क्वेश्चन है, जस्ट याद कर लेंगे अपने उससे नोट से। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी नोट से याद कर लेंगे। चलिए वाला सवाल मैं आपकी खातिर करवा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीक्लोराइड और नाइट्रोमीथेन का। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस आप थ्योरी का क्वेश्चन है, वहां से याद करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उसकी एग्जांपल के साथ, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी आप याद करेंगे। देखिए आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइम्स आया है पिछले पास्ट 10 ईयर के अंदर, तो ये आपको लास्ट तौर पर करना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस भी आ सकता है। अब देखिए मैं आता हूँ यहाँ पर सीधा यहाँ पे मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में बताया ना, अभी यहाँ पे आता हूँ। 2 मिनट पहले आपको ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दूं कि वो कितने सालों में आया है, फिर उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड
देखें, देखें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन लॉन्ग शॉर्ट के अंदर मिला के आए हुए 7 सालों के अंदर, 2022, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 7 सालों के अंदर ये आए हुए पिछले 10 सालों के अंदर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के लेक्चर जो है ना बहुत हमने टाइम वेस्ट कर लिया समझाने के अंदर कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं और कौन सी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे अब डायरेक्ट वेस्टवर्ड थ्योरी से और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक तो आपने देख लिया होगा स्टूडेंट्स के किस किस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पूछी गई है, और साथ साथ में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीकों से पूछा गया है। हर मतलब आपको लगेगा सवाल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कहीं कहीं पे सिमिलर है, कहीं कहीं पे डिफरेंट है, लेकिन पूछी एक ही चीज़ जा रही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। सिमिलरली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट तरीकों से पूछा गया है, और एक ही सवाल जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। फिर आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके से पूछा गया है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो शुरू के 10 मिनट जो हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है कि पेपर में सवाल ऐसे आता कैसा है, ये हमने समझ लिया। अब बातें बहुत हो गई, अब बात करेंगे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एक्चुअल में करना कैसा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको मैं मेन पोस्टुलेट्स अभी समझाऊंगा, तो वो जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो आपको याद कर लेने, घोल के पी जाना है, और साथ में उसके बाद एक टेबल बताऊंगा, वो टेबल आपने मेमोराइज करना है। अब उसके बाद आपको कहा जाएगा प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने शेप्स को प्रेडिक्ट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, वो जो टेबल हमने याद करा होगा, अभी मैं आपको टेबल सिखाऊंगा, वो टेबल आपने याद कर लेना, उस टेबल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम शेप्स को प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप जरा देखिए, देखें ना। तो चलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को अब स्टार्ट करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, या जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इसको हम वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी या EPRT थ्योरी, EPRT का मतलब भी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, हम इसको सिंपली ये कहते हैं। इस थ्योरी को पेश करने वाले शख्स का नाम था सिजविक एंड पॉवेल। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जज्बात में मैं बहुत नीचे बह जाता हूँ वापसी। तो इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वाले शख्स का नाम था सिजविक एंड पॉवेल। इन्होंने 1940 के अंदर ये थ्योरी पेश करी थी, और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी बेसिकली ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी, ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले तो आप कुछ पॉइंट्स हैं ये आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए अपने पास, और बाद में मैं इनको समझाता हूँ। सबसे पहले थ्योरी की पोस्टुलेट, मेन पोस्टुलेट क्या है कि हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कि सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में होते हैं। सेंट्रल एटम वो है जो तादाद में कम होगा। एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ, जैसे हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है, नाइट्रोजन, ये आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कहलाएगा सेंट्रल एलिमेंट, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इस सेंट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं वो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि कहलाएगा बॉन्ड पेयर्स, एक है बॉन्ड पेयर और दूसरा कहलाएगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि दो एटम्स शेयर कर रहे होते हैं, दो एटम्स के दरमियान में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और दो एटम्स इसको शेयर कर रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। बॉन्ड पेयर्स बेसिकली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं। लोन पेयर्स की अगर बात करें तो लोन पेयर्स ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को कहा जाता है जो कि पार्टिसिपेशन नहीं करते शेयरिंग के अंदर, या सिर्फ एक एटम जो है इनको अपने पास रखता है, एक एटम के पास होते हैं या सेंट्रल एटम के पास होते हैं, और इनका बॉन्डिंग में कोई किरदार नहीं होता, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, हम दोनों को लोन पेयर को दो डॉट से या 2 क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक ही एटम के पास होंगे। जो बॉन्ड पेयर होते हैं हम उसको एक डॉट और एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, देखिए मुझे अंदाजा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा अभी, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया एक हाइड्रोजन से, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया दूसरे हाइड्रोजन से, और एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया तीसरे हाइड्रोजन से। अब देखें यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं कि एक ये वाला जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में शेयर हो रहा है, ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, और ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। तो ये जो 3 पेयर्स हैं, ये वाले 3, 1 2 और ये वाले 3 जो पेयर्स हैं, ये तीनों कहलाएंगे बॉन्ड पेयर्स, ये तीनों कहलाएंगे भैया बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे। इसी तरह से जो ऊपर वाला है ये कहलाएगा लोन पेयर, सही ना, लोन पेयर। तो चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, दोनों को हम कहते हैं एक्टिव सेट्स। अभी आते हैं, इसको बताता हूँ आगे। यहाँ पे ज्योमेट्री को समझने के लिए एक और पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है, यानी दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं।
अब इस रिपल्जन की वजह से ये जो रिपल्जन हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान में, चाहे बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में रिपल्जन हो रही है, चाहे लोन पेयर्स के दरमियान में रिपल्जन हो रही है, इस रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जितना दूर हो सकते हैं। दे ट्राई टू बी एज फार एज पॉसिबल। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक दूसरे से दूर दूर होने की कोशिश करते हैं जितना दूर हो सकते हैं। तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं स्पेस में कि इनके दरमियान में जो रिपल्जन है वो मिनिमाइज हो जाए। बात ये समझें कि हमारे पास वो फॉर्मूला था ना, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स फोर्स वाला। इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, वो बेसिकली दो एटम्स के दरमियान में या दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान में, दो चार्जेस के दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसको इस तरह समझ लें, जब दो चार्जेस करीब करीब होते हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होती है। अगर दो चार्जेस दूर दूर होते हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन कम हो जाती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहे हैं कि इस रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या चाहे वो लोन पेयर हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। दे ट्राई टू बी एज फार एज पॉसिबल। ये रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर हो जाते हैं और अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि इनके दरमियान की जो रिपल्जन है वो मिनिमाइज हो जाए, यानी कम से कम हो जाए। जितना दूर होंगे उतनी कम हो जाएगी रिपल्जन। अच्छा, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, चाहे ये बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में है या चाहे लोन पेयर्स के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्जन सेम नहीं है। ये फोर्स ऑफ रिपल्जन अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन बहुत ज्यादा होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्जन कम होती है। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन सबसे कम होती है। जब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कम होगी तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे के ज्यादा करीब रहेंगे और लोन पेयर एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रहेंगे। तो जिस वजह से बॉन्ड पेयर के दरमियान में एक एंगल बन जाता है, थीटा बन जाता है, जो कि हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने मेमोराइज करना है एक टेबल के अंदर। वो टेबल मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। आपको ये पॉइंट्स ना, जस्ट ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी याद कर लेनी है, आपके पेपर के अंदर आएंगी है। आपको स्टेटमेंट सारी याद करनी है, पॉइंट सारे पोस्टलेट्स वगैरह याद करने हैं, और उसके बाद आपने बोर्ड के पेपर्स के अंदर धूम मचा देनी है। सच बता रहा हूं आपको। यहाँ पे एक 500 पॉइंट समझ लें। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हैं एज एक्टिव सेट्स, यानी पाई बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते हैं। जैसे मान ले मेरे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड जो होगा वो तो सिग्मा होगा, बाकी दो बॉन्ड्स पाई होंगे। तो जो पाई बॉन्ड्स है वो ज्योमेट्री के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे, तो दो पाई बॉन्ड्स हट जाएंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। इसको हम एक्टिव सेट कंसीडर करेंगे। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पाई बॉन्ड्स होते हैं, हम इसको एक्टिव सेट काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप डिसाइड की जाती है एक्टिव सेट्स के थ्रू। चाहे एक्टिव सेट्स बॉन्ड पेयर्स हो, चाहे एक्टिव सेट्स लोन पेयर हो, इसके थ्रू हम शेप डिसाइड करेंगे। अब देखें, ये जो इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने सबसे पहले तो पोस्टलेट्स लिख लिया। अब पोस्टलेट्स के बाद ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको मेमोराइज करना है, ये याद रखना है टेबल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मान लें कि आपके पास एक्टिव सेट्स 4 हैं, मैं आपको एक एक चीज का बताता हूँ। देखें, हम चलते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक्टिव सेट्स हैं 4। एक्टिव सेट्स हैं 4 और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। 4 एक्टिव सेट है, चारों है बॉन्ड पेयर्स, और चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी? शेप होगी टेट्राहेड्रल, याद रखना है। बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 109.5 डिग्री। इसकी एग्जांपल है जैसे कि CH4 या CCl4 या SiCl4 या CBr4 वगैरह वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने इसके अंदर से कौन सी एग्जांपल याद रखनी है? हमने एग्जांपल याद रखनी है सिर्फ CH4 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक्टिव सेट्स हैं 4 लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो ये शेप कहलाएगी ट्राइगोनल। ये शेप कहलाएगी ट्राइगोनल पायरामिडल। सही ना, ये शेप कहलाएगी ट्राइगोनल पायरामिडल, और इसमें आपको बॉन्ड एंगल लिखना है 107 डिग्री। इसकी एग्जांपल्स आप याद रख लीजिए, जैसे NH3 है, NH3, या इसकी एग्जांपल्स है NCl3 वगैरह वगैरह। NH3 तो आप घोल के पी जाएंगे, बहुत आता है। ठीक है, अच्छा, अगर 4 एक्टिव सेट्स हैं लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो ये जो शेप होगी ये शेप कहलाएगी एंगुलर। एंगुलर भी कहते हैं शेप को, इसको बेंट भी कहते हैं, और इसको कहते हैं वी शेप्ड। सही ना, एंगुलर बेंट या वी शेप्ड। इसके अंदर जो आपको बॉन्ड एंगल लिखना है वो बॉन्ड एंगल लिखना है 104.5 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इसकी जो शेप आपने लिखनी है, इसकी शेप इसकी जो एग्जांपल है, सॉरी, इसकी एग्जांपल है H2S या H2O। ये इसकी एग्जांपल्स है। आपने दोनों एग्जांपल्स को घोल के पी जाना है क्योंकि ये दोनों एग्जांपल्स बहुत आएंगे पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सेट्स अगर मान लें हमारे पास है 3 और तीनों बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये जो शेप है ये शेप कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और इसकी शेप जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो शेप है BF3 या BCl3। इनमें से कोई सी भी एक शेप आपकी आ सकती है, BF3 हो या BCl3 हो, घोल के पीछे दोनों एक ही जैसा है। अच्छा, अगर हमारे पास एक्टिव सेट्स है 2 और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर है 0, तो ये जो शेप होगी ये शेप कहलाएगी
डायगनल, इस शेप को डायगनल भी कहा जा सकता है और इस शेप को कहा जाता है लीनियर, सही ना। इसके लिए बॉन्ड एंगल आप याद रख लें, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। और इसकी एग्जांपल्स आप रखेंगे स्टूडेंट्स अपने ध्यान में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या BeCl2, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखें ये दोनों भी आपने घोल कर पी जाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो या BeCl2 आपने घोल के पी जाना है, ठीक है। अब देखें ये जो वेस्पर्ट थ्योरी का सवाल है, मैंने आपको कहा था ना 10 के 10 साल आया हुआ है, तो किस तरह से आया हुआ है वो मैंने आपको बताया था कि भाई या तो पोस्टुलेट्स पूछते हैं, आपने मेन पोस्टुलेट्स, स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स जो थे वो याद करे हुए हैं और वो आपने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बोलेंगे प्रिडिक्ट द शेप, आपको शेप या ज्योमेट्री जो है वो प्रिडिक्ट करनी है किस चीज की, अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ट थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है NH3 की या CH4 की या H2O की। तो आप कैसे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करेंगे, देखें इसका सवाल किस तरह से लिखना है। सबसे पहले मैं आपको लिखना समझाता हूँ। सबसे पहले NH3 है, तो NH3 के अंदर आप क्या करेंगे, NH3 के अंदर आप सबसे पहले सेंट्रल एटम देखें आपने कुछ भी है, आपने सबसे पहले उसके अंदर सेंट्रल एटम पहचाने, सेंट्रल एटम क्या होगा। तो NH3 के अंदर मैं एक काम करता हूँ, NH3 को थोड़ा सा यहाँ पे करके लिख लेता हूँ NH3। हम NH3 के अंदर ये चीजें पहचानेंगे। NH3 के अंदर सेंट्रल एटम क्या है, NH3 के अंदर सेंट्रल एटम वो होता है जो तादाद में कम होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे है सेंट्रल एटम, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर सराउंडिंग एलिमेंट्स है, हमने सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स, ठीक है ना, सराउंडिंग एटम्स है यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स के, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और बाकी 3 इसके पास जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो होता क्या है कि इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, नाइट्रोजन की, अमोनिया की शेप कुछ इस तरह से होती है। शेप अगर मैं आपको बताऊं तो शेप इसकी कुछ इस तरह से होती है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे भैया नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर हो गया एक, लोन पेयर है इसके पास एक। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे इसके पास 3, बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे इसके पास 3। टोटल एक्टिव सेट हो जाएंगे 4, एक्टिव सेट्स कितने हो जाएंगे भैया यहाँ पे 4, एक्टिव सेट से 4, 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। तो इस तरह से हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ज्योमेट्री आप ऊपर टेबल पे जाके देखेंगे, आप टेबल पे आपको इसकी ज्योमेट्री नजर आएगी कि 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में ज्योमेट्री क्या लिखनी है, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो जाएगा 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो आपने लिखना है वो यहाँ पे लिखना है 107 डिग्री, बस इतना लिखना है, ये काफी है, ठीक है। आपको शेप एग्जैक्टली बनाकर नहीं दिखानी, आपको सिर्फ ये लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, ठीक है भैया। अब आते हैं जरा यहाँ पर, इधर आ जाते हैं जरा CH4 पे आते हैं। CH4 के अंदर हमने किस तरह से लिखना होगा, CH4 के अंदर सेंट्रल एटम क्या है, CH4 के अंदर सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन, सही है। और इसमें सराउंडिंग एटम्स क्या है, सराउंडिंग एटम्स है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सराउंडिंग में है, जो तादाद में ज्यादा होंगे वो सराउंडिंग में हो जाएंगे। तो सराउंडिंग एटम्स है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब शेप क्या होगी CH4 की, शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ये शेप आपने वैसी नहीं बनानी जैसे वेस्पर्ट थ्योरी का अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग तो आपने ज्योमेट्री बनानी है। यहाँ पे आपको शेप बतानी है नॉर्मल कि किस तरह से कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा। तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है और एक कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। ये जो शेप है ये बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है, सही ना, ये लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर तो स्टूडेंट 0 है। कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, हमने सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है, तो इसकी लोन पेयर है 0। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बॉन्ड पेयर है 4। एक्टिव सेट्स कितने हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स एक्टिव सेट्स हो जाएंगे यहाँ पे 4, ठीक है। और इस तरह से इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल, क्योंकि आप पीछे टेबल पे जाकर चेक कर सकते हैं, आपने ये याद किया होगा। ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा स्टूडेंट 109.5 डिग्री, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आते हैं जरा किसकी बात करेंगे, अब हम इसके बाद फर्दर बात करेंगे H2O की। H2O की बात करते हैं, वाटर की। देखें वाटर में सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम है ना। और इस तरह से सराउंडिंग एटम्स कौन से हैं यहाँ पे, सराउंडिंग एटम्स है भाई हाइड्रोजन, सराउंडिंग एटम्स है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा इसी तरह से शेप इसकी क्या होगी, देखिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है। अगर मैं लोन पेयर को ऐसे ना भी बनाऊं तो मैं एक काम करता हूँ, लेट से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, तो मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स भी 2 हैं, बॉन्ड पेयर्स भी हैं 2, लोन पेयर्स भी हैं 2, ठीक है। एक्टिव सेट्स कितना हो गया, एक्टिव सेट्स हो गए 2 + 2 हो गए 4। लेकिन यहाँ पर जो शेप होगी 4 एक्टिव सेट, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसमें जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, वो ज्योमेट्री हो जाएगी एंगुलर या बेंड। हम इस ज्योमेट्री को कहते हैं एंगुलर या फिर कहते हैं बेंट या वी शेप भी कहते हैं, क्योंकि देखने में ये वी के जैसे लगता है।
और बॉन्ड एंगल क्या होगा लिखने की जगह नहीं है मेरे पास। बॉन्ड एंगल आप टेबल में देखकर अब बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल जो होगा इसका वो होगा 104.5 डिग्री। अब इसका क्वेश्चन किसी तरह से भी आए आप लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं H2S की, तो H2S का भी सब कुछ सेम ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका सेंट्रल एटम, डायरेक्ट बताता हूँ। सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, सही है ना। उसके बाद सराउंडिंग एलिमेंट्स होगा, सराउंडिंग एटम्स होगा हाइड्रोजन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी शेप किस तरह से होगी, सल्फर के पास 2 हाइड्रोजन अटैच है और साथ में 2 लोन पेयर हैं। आप पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखिएगा, मुझे आइडिया हो गया कि आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इसके पास, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं 2। और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है भाई साहब 2, सही ना, लोन पेयर है 2। एक्टिव सेट कितने हैं, एक्टिव सेट्स हैं 4। एक्टिव सेट्स है इसके पास 4। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी एंगुलर या बेंट या वी शेप्ड। ज्योमेट्री होगी इसकी एंगुलर या बेंट, या फिर क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री होगी एंगुलर बेंट या वी शेप्ड, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो यहाँ पर होगा 104.5 डिग्री लिख लेता हूँ। बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर 104.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करते हैं किस चीज़ की, BeCl2 की, BF3 की बात करते हैं। देखें इसकी बात हमने करनी है, BeCl2 और BF3। BF3 हो या BeCl3 हो, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, तो कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये सबसे पहले यहाँ पे लाके रोक देता हूँ मैं। अब देखें मैं BF3 की बात करूँ क्योंकि BF3 के नाम से ही ज़्यादा पूछा गया है। तो BF3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, इसके अंदर सेंट्रल एटम है इसके अंदर बोरॉन, ठीक है। इसके अंदर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या है, सराउंडिंग एलिमेंट्स है यहाँ पे फ्लोरीन, सराउंडिंग एटम्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है। अच्छा, अगर फर्दर बात करते हैं इसके अंदर ज्योमेट्री क्या होगी, शेप की बात, शेप करते हैं, शेप क्या होगा। देखिए बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो बोरॉन अपनी जगह पर, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है और एक फ्लोरीन यहाँ है, दरमियान में एक बॉन्ड एंगल बनता है यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री। तो यही सब कुछ हमने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बोरॉन की बात हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या बोलूंगा, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है यहाँ पर 0, एक भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 है। बोरॉन 3 जगह से फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहे, तो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 3। इसी तरह से एक्टिव सेट्स कितना हो गया, एक्टिव सेट्स हो गया यहाँ पे 3, 0 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो एक्टिव सेट्स हो गए यहाँ पर 3। तो जब ज्योमेट्री की बात की जाएगी तो ऐसी ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसके अंदर 3 कॉर्नर्स होते हैं, ये कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल जो होगा यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री, ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं, किस चीज़ की बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स BeCl2 की। देखिए BeCl2 की बात करते हैं, इसमें सेंट्रल एटम क्या हो गया, सेंट्रल एटम इसके अंदर हो गया बेरिलियम, ठीक है। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग एलिमेंट्स की, सराउंडिंग एटम्स की, तो सराउंडिंग एटम्स यहाँ पर क्या हो गए, सराउंडिंग एटम्स यहाँ पर हो गया हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री नहीं सॉरी शेप, अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो इसकी शेप क्या होगी। देखिए बेरिलियम जो होता है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, इसने एक साइड से क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, दूसरी साइड से भी क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर होगा इसके पास 2। और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है 0, एक भी लोन पेयर नहीं है, सही है। एक्टिव सेट्स कितना होगा, 2 + 0 कितना होगा, एक्टिव सेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2। इसी तरह से मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव सेट्स 2 हैं और साथ साथ में इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री कहलाएगी डायगनल या फिर लीनियर, ज्योमेट्री कहलाएगी इसकी डायगनल या लीनियर। अब हम फर्दर बात करते हैं किस चीज़ की, इसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेरिलियम और 2 क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, तो लिख लेता हूँ बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर 180 डिग्री। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी वेस्पर्ड थ्योरी जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। वीडियो फिर से कट कर दिया मैंने। अब हम देखें, हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो पेपर में कितने तरीकों से आई है वो अब आपने समझ लिया। 7 सालों में आई हुई तकरीबन ये हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने इसका सवाल कैसे करना है, सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन सिखाऊंगा। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इथेन, इथीन या इथाइन इनमें से किसी एक के हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा, आपने पहले वो सीखना है। फिर उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी या हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, तो आपको फिर उनको समझना है। तो ये पूरा एक हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, बहुत टेढ़ा सवाल है, बहुत लंबा सवाल होगा। पेपर में ये सेक्शन सी में, सेक्शन बी में, दोनों में आ सकता है। सेक्शन सी में आए या सेक्शन बी में आए, कभी भी इतना बड़ा नहीं आएगा जितना बड़ा मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन के आ सकते हैं। तो जो भी पार्ट आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। मैंने सारा का सारा एक ही अब आपको वन शॉट के अंदर मैंने आपको ये हाइब्रिडाइजेशन सिखाई है। चले अब आप हाइब्रिडाइजेशन सीखें। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की। बातें बहुत सारी कर ली हैं हमने, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये पिछले 10 सालों में 7 मरतबा आया, 2022, 19, 2017, 16, 15, 2014 और 2013। देखिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ
कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। देखिए सपोज कर लें सबसे पहले कार्बन है, तो कार्बन ना चार जगहों से बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन ने मान लें एक इलेक्ट्रॉन बनाया, एक बॉन्ड बनाया यहाँ पर हाइड्रोजन से, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया दूसरा हाइड्रोजन से, एक और बॉन्ड बनाया दूसरा हाइड्रोजन से, और एक और बॉन्ड बनाया दूसरा हाइड्रोजन से। ये कार्बन ने चार बॉन्ड्स बनाए। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं लाइन से शो कर देता हूँ कि कार्बन ने चार बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कार्बन ने चार बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। और अगर हम ये ग्राउंड स्टेट पर है, अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz0। सही ना, एक्साइट 2pz1। यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन थे, p ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन थे, तो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया pz में, तो pz में भी एक हो गया और s ऑर्बिटल में भी एक हो गया। तो देखें ये कुछ इस तरह से इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 के बाद 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जो चार इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन है px ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन है py ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन है pz ऑर्बिटल में। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। तो हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है s ऑर्बिटल में, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है s ऑर्बिटल में, और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है s ऑर्बिटल में। अगर आप गौर से देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है px के दरमियान में और s ऑर्बिटल के दरमियान में। एक काम करते हैं इसको नीचे लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है s और px के दरमियान में। इसी तरह से ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है s और py के दरमियान में, s ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल के दरमियान में। इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है s और pz के दरमियान में, s और pz के दरमियान में। अगर हम ऊपर देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है s और s ऑर्बिटल के दरमियान में, तो यहाँ पर आ जाएगा s और s ऑर्बिटल के दरमियान का बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स बात क्या है, बात यह है कि अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं ना तो s और s ऑर्बिटल के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एक तरीके से, और s और p ऑर्बिटल्स के दरमियान में, यानी px py pz को हम p ऑर्बिटल मान लेते हैं, तो s और p ऑर्बिटल्स के दरमियान में तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो होता क्या है कि ये वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से s सिग्मा बॉन्ड वीकर होता है और sp सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। s सिग्मा बॉन्ड होता है s सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन sp सिग्मा बॉन्ड। एस सिग्मा बॉन्ड जो हो रहा है वो sp सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में कमजोर होता है, sp सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में ये वीकर होता है। ठीक है, सिमिलरली sp सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है किसके मुकाबले में, sp सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन pp सिग्मा बॉन्ड। sp सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो pp सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में वीकर होता है। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चला था ना कि इस तरह से चार बॉन्ड्स बने चाहिए, एक सिग्मा बनना चाहिए s और s के दरमियान में, तीन सिग्मा बॉन्ड बने चाहिए s और p के दरमियान में। तो इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था वीकर और तीन सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए थे स्ट्रॉन्गर। ये लेकिन ये था थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली देखते तो कार्बन के और हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम थे। प्रैक्टिकली फोर बॉन्ड्स जो चारों बॉन्ड्स थे वो एग्जैक्टली सेम थे, लेकिन थ्योरेटिकली एक बॉन्ड अलग होना चाहिए था, तीन बॉन्ड्स अलग होने चाहिए थे, लेकिन प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड सेम थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था कि चारों बॉन्ड सेम कैसे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना काफी ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हो गया कि भाई ये हो क्यों रहा है इस तरह से। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक थ्योरी आई, लाइनस पॉलिंग ने वो थ्योरी दी। उसने कहा जो कार्बन के चार ऑर्बिटल्स हैं, चारों ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्सिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे कि एक s ऑर्बिटल था, एक px था, एक py था और एक pz था। तो उसने बोला भैया कार्बन के ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले ये मिक्सिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, यानी एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद ये नए ऑर्बिटल्स बना देंगे जो कि sp3 ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जो sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे ये चारों के चारों एक्जैक्टली सेम होंगे। इस तरह से जो बाद में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो भी एक्जैक्टली सेम होंगे। अब इसकी तरह समझ लें, लेट्स से हमारे पास तीन बिरयानी की प्लेट्स हैं, हमारे पास तीन बिरयानी की प्लेट है और एक पुलाव की प्लेट है। तो मैं कहूँगा कि भैया हमारे पास एक में जो पुलाव है, पुलाव की स्पेलिंग मुझे नहीं पता क्या होगी, जो पुलाव है वो होगा कि एक तरीके से आप ये समझ लें जो पुलाव होगा हमारा वो होगा फीका, जो बिरयानी होगी वो होगी स्पाइसी, और ये जो पुलाव होगा वो बिल्कुल टेस्टलेस होगा मान लें। लेकिन अगर हम किसी चार बंदों को दें, चार बंदों में से तीन बंदों को बिरयानी दें और एक बंदे को पुलाव दें, तो जिसको पुलाव मिलेगा तो उसको तो गुस्सा आएगा और जिसको बिरयानी मिलेगी उसको क्या मिलेगा, उसको बड़ा मजा आ जाएगा। भैया ये बात समझ रहे हैं, तीन बंदों को तीन बिरयानी मिली और एक बंदे को एक पुलाव दिया हमने, तो जिसको पुलाव मिला उसको तो गुस्सा आ रहा है और जिसको बिरयानी मिल गई है वो बड़ा खुश है। तो हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला, हमने बोला भाई ऐसा नहीं करो कि किसी को गुस्सा और किसी को अच्छा चलेगा किसी को बुरा चलेगा। हमने बोला भाई एक काम करते हैं, किसी को देने से पहले मिक्सिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मिक्सिंग का प्रोसेस कर लिया। हमने एक थाल लिया, उस थाल के अंदर हमने
3 बिरयानी को और 1 पुलाव को हमने कर दिया मिक्स। अब जब हमने मिक्स किया तो हमने 4 नई प्लेट्स बनाई और उन चारों प्लेट के अंदर मिक्स वाले चावल हैं, मिक्स वाले चावल हैं और उन चावलों के अंदर पुलाव का करेक्टर भी है और उन चावलों के अंदर बिरयानी का करेक्टर भी है, स्पाइसी भी है और कहीं कहीं से टेस्टलेस भी है। ऐसा हमने मिक्सिंग का प्रोसेस कर लिया। तो ये मिक्सिंग का प्रोसेस है ना, किसी को देने से पहले ये मिक्सिंग का प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब बात समझ रहे हैं? तो ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट वहां से वजूद में आया। अब जो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया है वो आपने जस्ट समझना था। अब पेपर के अंदर किस तरह से करना है, पेपर के अंदर मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ। पेपर के अंदर ये इस तरह सवाल आता है, जिस तरह से आपको लिखा हुआ है यहाँ पे इसी तरह सवाल आता है, आपको इसी तरह से करना है। डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझाता हूँ। 7 सालों में आया भाई, पिछले 10 सालों में। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना। उन डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप भी डिफरेंट हो और उनकी एनर्जी या तो सेम हो या करीब करीब सेम हो, तो वो ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो आपस में मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद वो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी उतने ही नए ऑर्बिटल्स बना दें जिनकी एनर्जी, जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं एंड द ऑर्बिटल्स एंड द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी इसके अंदर कह रहा है कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ऐसे मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स जिनकी शेप जो थी वो अलग अलग थी और उनकी एनर्जी तकरीबन तकरीबन सेम थी या एनर्जी एग्जैक्टली सेम थी। अगर ऐसे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाए तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स वो प्रोड्यूस कर देंगे और जो नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे उनकी शेप भी एक्जैक्टली सेम होगी, उनकी एनर्जी भी एक्जैक्टली सेम होगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन और इसमें जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ये कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखें कुछ पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं। सबसे पहले ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ हमने पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए प्रोड्यूस हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम है या करीब करीब जिनकी एनर्जी सेम है, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, यानी वही आपस में मिक्स हो सकते हैं। यानी कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क है वो आपस में मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? वो ऑर्बिटल्स जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है या एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, वो ऑर्बिटल्स मिक्सिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो खाली ऑर्बिटल्स है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, जो बिल्कुल खाली ऑर्बिटल्स है, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें हमने 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन हमने याद रखनी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और ये बना लेते हैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। देखें जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। एक s और 3 p मिक्स हुए तो 4 मिक्स हुए टोटल, तो 4 नए बने। सही है ना? sp2 के अंदर एक s और 2 p मिक्स होंगे तो टोटल 3 मिक्स होंगे और 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, यानी कि टोटल 2 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब देखें 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप हमें याद रखनी है कि शेप होगी टेट्राहेड्रल। अगर sp2 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो 3 की वजह से हमें शेप याद रखने की होगी ट्राइगोनल। और 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, जब 2 कॉर्नर्स होंगे तो हमें शेप याद रखने की शेप होगी डायगोनल। सही ना? डायगोनल, या जब हम इसको लीनियर भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हमने अपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी समझ ली, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स समझ ली। अब देखिए सवाल फर्दर क्या आ सकता है? सवाल आ सकता है एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ में, या एक्सप्लेन करनी हमने ज्योमेट्री इथेन की या इथीन की या इथाइन की ज्योमेट्री हमने एक्सप्लेन करनी है। ये सवाल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो सवाल आया है ये पेपर में 4 मरतबा है सेक्शन सी के अंदर। तो आइए जरा सबसे पहले हम इन सेक्शन सी वाले सवाल को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो बीच में हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको समझानी है कि शेप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे C2H6 की या इथेन की हाइब्रिडाइजेशन हम समझेंगे। C2H6 को इथेन भी कहा जाता है। जरा सबसे पहले हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन समझनी है। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट सबसे पहले हम ना कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कार्बन के लिए हम कुछ चीजें याद रख लेंगे। देखें कार्बन अगर चारों बॉन्ड सिंगल बना रहे अपने, कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बना रहे हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स के कार्बन जब चारों बॉन्ड सिंगल बनाएगा तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन क्या बना रहा है भैया? एक डबल बॉन्ड बना रहा है जिसके अंदर एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। अगर एक पाई बॉन्ड है,
अगर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ये याद रख लीजिए, ठीक है। कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है उसके अंदर एक सिग्मा है और बाकी दो जो है वो पाई बॉन्ड्स है। तो अब जब दो पाई बॉन्ड होंगे तो उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हमें याद रखनी है कि अब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ये अब अपने जहन में बिठा लें, कार्बन अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, कार्बन अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और अगर दो पाई बॉन्ड्स बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट C2H6 की, इथेन की बात करेंगे, ठीक है ना। इथेन की बात करते हैं। इथेन का पहले आप स्ट्रक्चर नॉर्मली ड्रॉ करने की कोशिश करें। देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन आपने ड्रॉ किया, 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर लें। इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा। तो देखें अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है क्योंकि कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बनाते हैं, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है, तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अब आप इस कार्बन को देखें, ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इस कार्बन को भी देखेंगे, इस कार्बन के अंदर भी सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। एक s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, s ऑर्बिटल की शेप होती है स्टूडेंट स्फेरिकल, में लिख लेता हूं यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल यहाँ पे लिख लेता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एक्साइटेड स्टेट में, एक सेकंड, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एक्साइटेड स्टेट में 1s2, 2s1, 2px1, फिर क्या होगा 2py1 और 2pz1। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर 2s वाला ऑर्बिटल, 2px वाला ऑर्बिटल, 2py वाला ऑर्बिटल और 2pz वाला ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, px की शेप होती है डंबल, py की शेप होती है डंबल लेकिन y एक्सिस के ऊपर, और pz की भी शेप होती है डंबल। ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। जब ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो ये चार नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी शेप एक्जैक्टली सेम होगी, वो चारों कहलाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। उनकी शेप बिल्कुल वैसी होगी जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो जो एक कार्बन है स्टूडेंट, उस एक कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। लिख लेता हूँ, ये एक कार्बन आ गया, इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, ये दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इस कार्बन के पास ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक और कार्बन, एक्चुअल में दो कार्बन है तो उस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। ये एक कार्बन का एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, ये एक सेकंड, ये दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया इस कार्बन का, एक सेकंड, ये थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ। ये दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया स्टूडेंट, सही ना। अब ये चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ चुके हैं। दरमियान में यहाँ पे जो दज्जाल की आंख बनी हुई है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो ओवरलैपिंग हुई है वो sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग हुई है। अब देखिए ये जो कार्बन है ये 6 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं ना, दो कार्बन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, सही है, और एक हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, सही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला हो गया, 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है वो कहलाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया और यहाँ पे sp3 हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल जो बनेगा दरमियान में वो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस कार्बन की 4 कॉर्नर्स हैं, तो इस कार्बन की जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल शेप। आपने इसी को अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। मैं वर्ड्स के अंदर एक मरतबा लिख देता हूँ और फिर उसके बाद आप उसी को देख के बाकी अगले वाले सारे लिख लिएगा। ये जो डायग्राम है आपने इस डायग्राम को देख के सारी वर्डिंग्स लिखनी है। मैं यहाँ पे डायग्राम सामने रख देता हूँ, इस डायग्राम को देख के सारी वर्डिंग लिखनी होगी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर आपने वर्डिंग किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको देखें इस एक की वर्डिंग सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सबकी वर्डिंग्स कहूँगा कि आप खुद से लिखें। जैसे कि मैंने अभी आपको इथेन का बताया ना, तो इथेन के अंदर क्या लिखेंगे, इथेन के अंदर टोटल कितने कार्बन है, इथेन के अंदर 2 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो देयर आर 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इथेन, या देयर आर 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल आप लिख सकते हैं। तो हर कार्बन यहाँ पर क्या है, दोनों कार्बन में से हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो आप यहाँ लिखेंगे ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। ये बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया, सही ना। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन है sp3 के अंदर। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बन रहे हैं sp3 और s ऑर्बिटल्स के दरमियान में। तो ये लिखा हुआ स्टूडेंट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी गलती होगा, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे आर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो बन रहा है किसकी वजह से, sp3 और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। जो कार्बन और 2 हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड एंगल है वो कितना है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, ठीक है। इथेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें
एक कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बना रहा है, तो आपने उसके हिसाब से लिखना है कि इथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स है वो आप गिन लें, आप गिन सकते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड, मैं आपको फिर भी काउंट करवा देता हूँ। देखें यहाँ पर आए ऊपर, एक सिग्मा बॉन्ड तो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर आगे कार्बन और कार्बन के दरमियान में दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो स्टूडेंट हमारी सातवीं जो लाइन होगी वो सातवीं लाइन हो जाएगी, देयर आर 7 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन या प्रेजेंट इन वन इथेन मॉलिक्यूल, आप भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने इथेन के बारे में फर्दर डिस्कशन सारी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इथीन, और उसके बाद जो बताऊंगा वो बताऊंगा इथाइन। ठीक है, देखिए अब हम फर्दर बात करते हैं किस चीज़ की। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इथीन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इथीन की C2H4 की। C2H4 को हम इथीन भी बोलते हैं और हम इसको इथाइलिन भी कहते हैं। ये हमारे पास 10 ईयर के अंदर 3 मरतबा आएगा, आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 10 ईयर के अंदर आपको मिल जाएगा 3 मरतबा, तो यही वाला सवाल मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इथीन की हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है, किस तरह से करेंगे। इथीन की बात करते हैं, मैंने आपको कहा था ना, ये याद रखना है कि चारों सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक पाई बॉन्ड होगा, अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज याद रखनी है। अभी देखें इथीन की बात करते हैं C2H4 की, तो आप इसका पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लें। किस तरह से बनेगा कि एक कार्बन है, वो कार्बन बल्कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन 4 हाइड्रोजन है ना, तो हर कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज खाली हैं तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान में, तो होगा क्या, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इस कार्बन के पास भी एक पाई बॉन्ड है और ये कार्बन भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स, मान लेते हैं कि एक px ऑर्बिटल और एक py ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, px की शेप जो होती है वो होती है डंबल, py की शेप जो होती है वो होती है डंबल लेकिन y एक्सिस के ऊपर। तो ये 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और तीनों कहलाएंगे sp2। एक s और 2 p मिक्स हो रहा है तो ये कहलाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों कार्बन के पास, हर कार्बन के पास होंगे 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल ऐसा रहेगा जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, वो pz रहेगा। pz विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, pz विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, pz जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। अब देखिए इसकी ज्योमेट्री बनानी है, तो ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 कार्बन है, हमने दोनों कार्बन ड्रॉ कर लिए, एक कार्बन आ गया दूसरा कार्बन। हर कार्बन के अंदर हुई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हर कार्बन के पास होंगे 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ आ गया, तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। इस कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ आ गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। चारों की शेप ना ये आपने एक्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश करनी है, अगर ना भी हो तो करीब करीब सेम बना दें कि हमारे पास ये चारों ऑर्बिटल्स एक्जैक्टली एक जैसे होंगे। तो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास 3-3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। ये कार्बन के पास, इस दूसरे वाले कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए। अब देखें इस कार्बन के पास ना एक ऑर्बिटल बच गया pz जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसके बारे में हम फर्दर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान में यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ये जो दज्जाल की आंख है ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, इसी तरह से ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इनके दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यहाँ पर ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ गए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड, टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 5 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान में बन रहा है पहला सिग्मा बॉन्ड। सही, अभी pz ऑर्बिटल की बात की ही नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, वो बेसिकली बन रहा है, हाइड्रोजन का होता है s ऑर्बिटल और कार्बन का होता है sp2 ऑर्बिटल। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो s और sp2 ऑर्बिटल के दरमियान में बन रहा है। यहाँ पर 2 कार्बन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं pz ऑर्बिटल की। तो स्टूडेंट्स देखें pz ऑर्बिटल जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी 3D स्ट्रक्चर में बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3D शेप बनाई नहीं जा सकती तो मैं यहाँ पर आपको एज इट इज pz ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब यहाँ बहरहाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ pz ऑर्बिटल, एक आपने ऐसे बना लिया, ये pz ऑर्बिटल आ गया और ये भी आ गया हमारे पास pz ऑर्बिटल। एक सेकंड, ये हमारे पास आ गया, ये एक और pz ऑर्बिटल आ गया। अब जो pz ऑर्बिटल होता है और pz ऑर्बिटल होता है बेसिकली pz ऑर्बिटल ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से ये बना लेंगे एक पाई बॉन्ड। सही ना, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ वही लिखना है। देखें अब हमने इथीन के हिसाब से बात करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड।
अब देखें यहाँ पर हम लिख लेते हैं सारी चीजें। जैसे इथीन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन इथीन। सबसे पहली बात, इथीन के अंदर, इन इथीन कितने कार्बन है इथीन के अंदर, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। इथीन के अंदर कितने कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इथीन के अंदर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखते हैं। इथीन के अंदर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। हर कार्बन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो यहाँ पे लिख लें sp2। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बन रहा है वो बेसिकली sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग से बन रहा है। कार्बन हाइड्रोजन जो बन रहा है वो बेसिकली sp2 और s ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग से बन रहा है। बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है 120 डिग्री। इतनी सी चेंजिंग करनी है, बाकी सब सेम याद रखना है, सही ना। अच्छा, स्ट्रक्चर जो होगा इथीन का, क्योंकि इसमें एक कार्बन के 3 कॉर्नर्स होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्राइगोनल। जबकि एक सेकंड, ये इथीन लिखा हुआ है ना, जहां जहां पे इथेन है वहां पे हम लिख लेंगे इथीन। अगर किसी जगह रहेगा तो आप लिख लेगा। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड है किस चीज के अंदर, इथीन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 पाई बॉन्ड है प्रेजेंट है इथीन के अंदर। तो स्टूडेंट सिर्फ इस तरह से वर्डिंग्स चेंज करके आप पूरा बना लेंगे। अब देखें अगली जो चीज हमने करनी है, अगली चीज हमने समझनी है इथाइन। इथाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। इथाइन या जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, इथाइन या जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं। तो इथाइन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, इथाइन के अंदर है 2 कार्बन एटम्स। अब पहले इथाइन का स्ट्रक्चर बनाया नॉर्मल। देखें इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनाया, एक और कार्बन उसने एक बॉन्ड बनाया दूसरे हाइड्रोजन से। अब कार्बन की 3 वैलेंसीज खाली है तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो आप देखें पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा, बाकी 2 बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर वो पाई बॉन्ड्स होंगे। और जब क्योंकि कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं तो यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल। मान लें एक की शेप स्फेरिकल और दूसरी की शेप डम्बल, ये दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और इनकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होता है, जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बनेंगे sp। sp ऑर्बिटल्स होंगे स्टूडेंट्स वो इस तरह से होंगे कि 2 sp ऑर्बिटल्स बन गए। अब कौन कौन से अनहाइब्रिडाइज रहेंगे यहाँ पर एक तो py ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल। यहाँ पर एक py ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल ये रहेंगे अनहाइब्रिडाइज। py pz विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। py और pz होंगे वो क्या रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एक कार्बन के पास होंगे कितने ऑर्बिटल्स, एक कार्बन के पास होंगे 2 ऑर्बिटल्स, दोनों कराएंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ये एक कार्बन आ गया, इस कार्बन के पास एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया इस कार्बन के पास। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के पास भी 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया और एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक सेकंड सही से लिख लो भाई, ये एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। दोनों कार्बन के पास एक एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ चुका है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन लग चुका है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में। यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पर तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना, 3 सिग्मा बॉन्ड। हर कार्बन के पास अब एक pz ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज है। जैसे ये py ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज आ गया और यहाँ पे ये py ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज आ गया। एक सेकंड सही से बना देता हूँ। ये py ऑर्बिटल जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। यहाँ पे ये py ऑर्बिटल आ गया अनहाइब्रिडाइज। py ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल ये साइड बाय साइड बॉन्ड बनाएंगे, सही है। ये साइड बाय साइड बॉन्ड बना लेंगे तो ये एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक pz ऑर्बिटल बना रहा है। सॉरी, इस कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल है और इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, सही ना। pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। टोटल 2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो जो बातें हमने ऊपर इथेन के लिए लिखी थी, इथीन के लिए लिखी थी, इसी तरह से सेम बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहें तो लिख लें, मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज यहाँ से देख देख के लिखना डायग्राम को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन इथीन लिख देता हूँ आपके सामने। इन इथाइन कितने कार्बन और कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देयर आर 2 कार्बन and 2 hydrogen present in one molecule. 2 hydrogen present in one molecule और साथ में क्या लिखूंगा, each carbon is sp hybridized। हर कार्बन जो है वो क्या है, sp hybridized है। each carbon is sp hybridized। अब देखें यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो sp और sp ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग से बन रहा है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो बन रहा है sp और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बॉन्ड्स किस तरह से बन रहा है। दी पाई बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है किस तरह से, आर फॉर्म्ड बाय py ऑर्बिटल्स की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से और pz ऑर्बिटल्स की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे लिख लेना साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये इनकी वजह से बने। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने, आप ऊपर काउंट भी कर सकते हैं। 2 पाई बॉन्ड बने और 3 सिग्मा बॉन्ड बने। तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड
2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये हमने लिख लिया, सही है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं भाई, जो हमारे पास बॉन्ड एंगल आएगा वो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 180 डिग्री। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। और क्योंकि हमने जब शेप का नाम लेना तो पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देता है, तो पाई बॉन्ड को इग्नोर करके अगर हम शेप को देखेंगे तो वो कहलाएगी लीनियर शेप। आपको दिखा देता हूँ भैया, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड्स को आप इग्नोर करके देखें, सिर्फ पाई बॉन्ड्स को इग्नोर करते हैं और पाई बॉन्ड्स को इग्नोर करके देखें, ये जो शेप हमारे पास बनी है एक लाइन के अंदर बनेगी, एक लाएगी लीनियर शेप, और इसमें एक कार्बन के 2 कॉर्नर्स है। पाई बॉन्ड को इग्नोर कर दिया जाए तो, क्योंकि पाई बॉन्ड एक्टिव सेट में काउंट नहीं होता, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ शेप या ज्योमेट्री बोल देते हैं। शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज, इथाइन मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है डायगोनल या फिर होती है लीनियर, सही ना, डायगोनल होती है या फिर लीनियर होती है। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया इथेन की और इथाइन की। अब देखें, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, काफी हमने स्लो गए मेरे हिसाब से। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना है, किस चीज की हाइब्रिडाइजेशन को। देखिए हमारे पास जो सवाल आता है ना वो आता है चौथा सवाल, तीसरे तरीके से जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है कि हमने शेप प्रेडिक्ट करनी है, प्रेडिक्ट द शेप हमने NH3 की, H2O की या BF3 की या CH4 की या BeCl2 की शेप प्रेडिक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो ये सवाल भी तीन मरतबा आया हुआ है वेस्पर थ्योरी के साथ में, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ में आया हुआ है। तो हमने अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इन 5 चीज़ों की हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करनी है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इनकी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को उठा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 1s2, इधर नीचे लिख लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या हो जाएगा भैया 2px1, 2py1 और 2pz1। अगर आप देखें तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, 2 2 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई है। अब देखें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1s 2s के साथ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हम इसको हटा देते हैं। 2s देखिए 2s भी सेकंड शेल में है, 2p भी सेकंड शेल में, 2py भी सेकंड शेल में और 2pz भी सेकंड शेल में, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, एक s ऑर्बिटल यहाँ पर और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो हमने नाइट्रोजन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाने, एक नाइट्रोजन के पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, सही है। और इस तरह से ये एक चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो हमारे पास है 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन है 5, 2 एक 3 4 और एक 5, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसे sp3 में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग पेयर, यानी कि यह बॉन्डिंग नहीं करेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा कि अब ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करेगा। फर्दर नीचे आते हैं, ये जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे कंबाइन हुआ है, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, एक हाइड्रोजन से यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है और एक हाइड्रोजन से यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया यहाँ पर। अभी जो शेप है ये तो हमारे पास कहलाएगी, नाइट्रोजन है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर है, टोटल इसके पास 4 जो है ना ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ये जो शेप होगी ये शेप कहलाएगी टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल श्रिंक होकर हो जाएगा 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पर 107 डिग्री। इसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल शेप ही कंसीडर करते हैं। अब आते हैं जरा, अब हम फर्दर बात करते हैं BF3 की। तो BF3 की शेप कैसे बनेगी, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनती है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0। इसके पास ना z ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता, 1s ऑर्बिटल 2s के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता, 2s 2px और 2py ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ये कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आप समझ लें बोरॉन बीच में आ गया और बोरॉन के साथ में एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एक इसको थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ, ये बोरॉन के साथ में एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ आ गया, सही है, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया यहाँ पर और एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएगा यहाँ नीचे,
सही है। तो इस बोरॉन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएंगे। यहाँ पर ये 3 किसके साथ में, बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और यहाँ पर आ जाएगा तीसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, जो आपको दिया है वो आप लगा सकते हैं। सेंट्रल एलिमेंट बोरॉन रहेगा। अब यहाँ पर जो शेप होगी वो शेप कहलाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाएगी। और दरमियान में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री। तो लिख देता हूँ बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर 120 डिग्री। सही है स्टूडेंट्स। अब हम फर्दर बात करते हैं किस चीज़ की, ऊपर आ जाता है जरा, H2O की बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। अबे भाई कहाँ जा रहा है यार ये, एक सेकेंड भाई, ऊपर आओ जरा सा, ऊपर H2O की बात करते हैं। देखें अगर हम यहाँ पे H2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन के पास होता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। सही ना। यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो हमने क्या देखना है कि यहाँ पर 1s ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता, 2s, 2px, 2py और 2pz ये सारे हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ये सारे मिक्स हो सकते हैं क्योंकि सारे सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं और इनके अंदर कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं है। तो हमने ऑक्सीजन को रखा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, ये एक दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने बना लिया, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिया हमने यहाँ पे, और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, एक sp3, ये दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यहाँ पर एक आप एक बना लें। देखें हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन है 6, 2, 2, 4, 5 और एक 6 है ना। तो यहाँ पर आपको कहीं भी डालने पड़ेंगे, 2 लोन पेयर डालने पड़ेंगे। एक लोन पेयर आपने ऊपर डाल दिया, मान लें एक लोन पेयर आपने नीचे डाल दिया। अब ये नॉन बॉन्डिंग पेयर्स आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया, सही है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई है किस चीज़ की, वाटर की। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 जगहों से 4 इसके पास ऑर्बिटल्स है, तो ये शेप कहलाएगी टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल जो होता है वो यहाँ पर हो जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आखिर में बात करेंगे किस चीज़ की, बेरिलियम क्लोराइड की, और किस चीज़ की, CH4 की। बेरिलियम क्लोराइड और CH4 की हम फर्दर बात करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारी छुट्टी भाई बहुत पढ़ा लिया। अब बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2py0 और 2pz0। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 में 1s में 2 है, 2s में 1 है और 2px में 1 है। अब देखें 1s यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, ये दोनों खाली हैं, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। तो एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने बेरिलियम लिखा है यहाँ पे, बेरिलियम के पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर बना देंगे, एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने यहाँ बना दिया, और एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो आपने एक क्लोरीन यहाँ लगाया। सही है। क्लोरीन जो है ना वैसे इस तरह से नहीं बनाते, क्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल होता है वो pz ऑर्बिटल के अंदर होता है, तो हम इस तरह करके बनाते हैं pz ऑर्बिटल को क्लोरीन के। तो हम pz ऑर्बिटल के अंदर ना, या एक p ऑर्बिटल के थ्रू क्लोरीन को बनाते हैं, हमने क्लोरीन को बनाया इस तरीके से। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ये जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए बेरिलियम की बात करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा शेप क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर शेप हो जाएगी डायगोनल, या फिर हम इस शेप को कहते हैं लीनियर, डायगोनल या लीनियर शेप कहेंगे हम इसको। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। अब जल्दी से CH4 की बात करते हैं, काफ़ी हो गए स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, घंटे से ऊपर चली गई है। जल्दी से CH4 की हम बात करते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो और हमारी हो जाए छुट्टी। CH4 की बात करते हैं। देखें CH4 के अंदर हमने किस तरह से करना होगा, एक सेकंड, CH4 के अंदर हमने कैसे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन जो है वो चार मतलब कार्बन के अंदर आप देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो होगा क्या कि 1s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बाकी ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि एक कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पे। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बना देते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ बना लेते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम यहाँ ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है। और एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम ऐसे करके बना लेते हैं। देखें ये होता है 3D स्ट्रक्चर के अंदर, 2D में बनाना तो वैसे भी इसका सही इलाज है नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिया। अब ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरा और फिर यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। शेप जो हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और साथ में बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना, बॉन्ड एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 109.28 डिग्री। स्टूडेंट्स आज के दिन हमने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लिया, हमने वेस्पर थ्योरी भी पढ़ ली है, और हमने इन दोनों टॉपिक्स को ऐसे पढ़ा कि ये पिछले 10 सालों में हाइब्रिडाइजेशन 7 मरतबा आई हुई है और वेस्पर थ्योरी जो है वो कितनी मरतबा आई हुई है, वो आई हुई है
10 की 10 मरतबा, यानी पिछले 10 साल में 10 की 10 मरतबा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज के दिन अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बाकी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर दिखा भी देता हूँ कि आपके लिए कौन कौन सी वीडियोस कार आमद होंगी, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दिखा देता हूँ, 3Ds अकेडमी पे आ जाओ भाई। 3Ds अकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और इसके अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें प्लेलिस्ट पे आना पड़ेगा। प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो कौन सी वीडियोस आपके लिए काम आएंगी, देखें। सबसे पहले तो ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 11 है थर्मोकेमिस्ट्री, के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अपलोड हुआ है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड हुए हैं। चैप्टर नंबर 12 के सारे न्यूमेरिकल अपलोड हुए हैं। चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल अपलोड हुए हैं। चैप्टर 4 के सारे न्यूमेरिकल अपलोड हुए हैं। चैप्टर 3 के मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो यहाँ पर अभी आपको फिलहाल दिखेंगे नहीं, और अभी जब मतलब पब्लिश हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर शो होंगे। चैप्टर 3 तो सॉरी अभी हमने किया, चैप्टर 2 के भी मैंने अपलोड कर दिए, वो भी आपको पब्लिश होने के बाद दिख जाएंगे। प्ले लिस्ट के अंदर सारी दिख जाएंगी, पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज दिख जाएगी। तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पसंद करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि भाई 1.5 घंटे की वीडियो बन गई है, और 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर मेरी तो हालत हो गई है ख़राब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप यार, आपको लगता है अगर मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके साथ और आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचा दिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा यार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आप मुझे दुआएं में याद रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, ठीक है ना। बाकी ये कि थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक बने रहे मेरे साथ। मैं अब आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के गैसेस के, जो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।